डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मैं महाराष्ट्र के एक बड़े शहर का रहने वाला हूँ। मैं अपने शहर का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। मेरे पास ऐसे केस आते हैं जो बहुत ही मुश्किल भरे होते हैं। कभी कभी मुझे किसी गांव में जाना पड़ता है जहां पर मैं अकेला ही होता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं होता। कभी कभी ऐसे गांव में जब कोई कत्ल का केस हाथ लग जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। लोगों से पूछताछ करने में बड़ी परेशानी होती है और कभी कभी उनके पीछे ऐसे राज दफन होते हैं जिसे बाहर निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है। फिर भी दोषी को सज़ा दिलवाना ही तो हमारा काम होता है और मैं वो काम हमेशा निष्ठा से करता आया हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे ज़िंदगी का सबसे कठिन मिशन मिलने वाला है। ये एक ऐसा केस था जिसे सुलझाने में मेरे भी पसीने निकल गए थे। मैं एक ऐसे गांव में पहुंचा था जहां पर लोगों का कत्ल हो रहा था, और कत्ल भी बहुत ही अजीब तरीके से। लोग खुद को ही मार रहे थे। एक आदमी ने चाकू लेकर अपनी एक बाजू काट डाली और अपने पड़ोसियों को मार डाला था। लोगों का कहना था कि ये एक ही आदमी का काम है, जो कातिल है उसका नहीं बल्कि यहाँ के एक तांत्रिक का। वो लोगों को अपने वश में कर लिया करता था और उसके बाद लोगों से ये सब करवाया करता था। उस तांत्रिक को पकड़ने में बहुत मुश्किल हुई थी। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ गलतियां उसने भी की थी। हम ऐसी शक्तियों पर यकीन नहीं करते और इसे सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकते, लेकिन उसने अपने हाथों से भी कुछ लोगों को मारा था। वो सबूत जब मुझे मिले तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसे जेल की चक्की पिसवाना ही चाहता था और उसे उम्र कैद की सज़ा ही मिलती, ये मैं बिल्कुल पक्का था। उसे पकड़ने के बाद वो गांव वाले भी कहने लगे थे कि गांव की सब परेशानियां अब खत्म हो चुकी हैं। कोई भी यहाँ पर पागल नहीं होता। पिछले 5 सालों से बहुत लोग इस गांव में पागल हो रहे थे। वो शहरों की तरफ भाग जाते, लोगों को मारने की कोशिश करते। वो पागलों की तरह जानवरों को काट काट कर खा जाते और कई इंसान जंगल में जाकर शेर के सामने खड़े हो जाते खुद मरने के लिए। कुछ लोग तालाब में कूद कर मर जाते। उस गांव में बहुत बुरे काम हो रहे थे। लोग अपने आप मर रहे थे। लेकिन इस तांत्रिक के पकड़े जाने के बाद गांव में सब कुछ ठीक होने लगा था। वो तांत्रिक बार बार मेरे सामने गिड़गिड़ाता जा रहा था, मुझे बाहर निकाल दो। जो गलती मैंने की है मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफ़ी नहीं मांगी जा सकती। मैं इस बात को नहीं मानता कि उसने अपनी तंत्र विद्या से किसी का दिमाग हिलाया होगा और किसी को मारने पर मजबूर किया होगा। उसके तो मैं सबूत इकट्ठा नहीं कर पाता, लेकिन इसने एक इंसान को मारा था और उसके पूरे पक्के सबूत हाथ में लग गए थे। जब आप किसी को मार दो तो सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जेल की चक्की अब ये पीस रहा था और मुझसे माफ़ी मांग रहा था कि मैं उसे बाहर निकाल दूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने उसे कह दिया था, अब ताउम्र तुम्हें इसी जेल में रहना होगा। और उसने भी मुझसे एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कह दिया था। उसने मुझे एक माला पकड़ाई थी। ये काले धागे से बनी एक माला थी जिसके नीचे सोने का कुछ लटका हुआ था। उसने कहा कि ये मेरे साथी को दे देना। उसी गांव में एक और तांत्रिक होगा। जब तक वो तांत्रिक नहीं मिलता वो मेरा साथी, मेरा दोस्त है। जब तक ये चीज़ तुम पहुंचा ना पाओ इसे अपने पास रखना। इसे चुराने के लिए बहुत लोग आएंगे। मैंने उसे कह दिया था कि एक पुलिस वाले के हाथ से किसी चीज़ को चुराना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जेल में जब उसने वो माला मेरे हाथ में पकड़ाई थी, वहाँ पर एक और कैदी ने उस माला को छीनने की कोशिश की थी। मेरे हाथ तक पहुँच गया था वो 5 पुलिस वालों को धोखा देकर। उसके बाद मैं समझ गया था इस माला में कुछ ना कुछ तो है, इसे संभाल कर रखना होगा। मैं इसे अपने पास रखूँगा और उस तांत्रिक तक ज़रूर पहुँचा दूँगा। बस वो तांत्रिक भी बुरा ना हो।
लेकिन बस सामान ही तो पहुंचाना है, कोई बड़ी चीज़ थोड़े ना है। मैं इसे अब जेब में नहीं रखना चाहता था क्योंकि वो मुझे काफ़ी सुंदर लगने लगी थी। मैंने उस माला को गले में डाल लिया था। गले में डालने के बाद वो मुझे अच्छी लगने लगी, लेकिन ये मेरी नहीं थी। इसे मैं तब तक अपने पास रखता जब तक इसके साथ ही तांत्रिक को ये चीज़ दे नहीं देता। इसके बाद मैंने उसी गांव में जाकर उस तांत्रिक के साथी की तलाश शुरू कर दी। मैं गांव वाले हर बड़े बुजुर्ग से पूछ रहा था कि कौन है उस तांत्रिक का साथी, लेकिन उस गांव में किसी को पता ही नहीं था। मेरे हाथ में एक ऐसी चीज़ थी जो मेरी नहीं थी। मैं उसे किसी को देना चाहता था, लेकिन वो कहाँ था मुझे नहीं पता। अब उसका काम कहाँ है तो पूरा तो करना ही होगा, ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। वो अब जेल में ही सड़ेगा, बाहर निकल नहीं पाएगा, तो उसका ये काम तो मैं करके रहूँगा। गांव वालों से पूछा, आस पड़ोस के जो दूसरे गांव थे उन लोगों से भी पूछा, मैंने कई तांत्रिकों से भी पूछा, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा था आखिर वो कौन है उस तांत्रिक का साथी। वो तो हमेशा अकेला देखा जाता था, उसके साथ कभी किसी ने किसी और को नहीं देखा था। हर कोशिश करने के बाद भी जब वो तांत्रिक मुझे नहीं मिला तो मैं जेल में ही पहुंच गया उस दूसरे तांत्रिक के पास कि तुमने मुझे माला तो दे दी है, इसे मैं दूं किसे? तुम्हारा साथी किसी को कभी नजर आया ही नहीं, कैसे ढूंढूं? तो उस तांत्रिक ने कहा, चीज पकड़ाई है तो मंजिल तक पहुंचानी ही होगी, ये तुम्हारा काम है। मेरा एक साथी है, मेरा सच्चा दोस्त जो मेरे करीब रहता है, तुम्हें ये माला उस तक पहुंचानी ही होगी। ये तुम ढूंढो कि वो कहाँ पर है, अपने पास तब तक रखे रखना, मैं वापस नहीं ले सकता। कोई तांत्रिक जब किसी चीज़ को किसी और को दे देता है वापस नहीं ले सकता। उस दिन उस तांत्रिक से बहुत बहस हुई थी, लेकिन उसने बात नहीं मानी, तो मैं उस माला को अपने पास ही रखे हुए बाहर आ गया। मैं मुंह में बुड़बुड़ कर रहा था क्योंकि किसी की उधार चीज़ मैं रखना पसंद नहीं करता, और उसने मुझे काम दिया था वो मैं पूरा कर नहीं पा रहा था। पूरी बात बताता तो मैं काम कर पाता, अब चीज़ पकड़कर गलती तो मैंने भी की थी। इसके बाद मैं घर ही आ गया। घर आकर भी मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जब भी मुझे कोई काम दिया जाता मैं पूरी ईमानदारी से पूरा करता। उसकी भी आखिरी इच्छा थी, मैं पूरी नहीं कर पाया हूँ। पता नहीं उसने झूठ ही बोला हो, लेकिन मैं पता कैसे लगाऊं। उस शाम 8 बजे मैं अपने बेड पर लेटा उसी माला की तरफ देख रहा था। नीचे का जो निशान था वो अजीब से कोई अक्षर किसी भाषा में लिखे हुए थे, लेकिन वो चीज़ सोने की थी। सोना देखकर मेरी आंखें कभी नहीं चमकती। मैं अपने पैसे से सोना लेना पसंद करता हूँ, किसी का चुरा कर या मांग कर या उधार चीज़ मुझे कभी पसंद नहीं आती। लेकिन उसे देखते देखते अचानक मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैंने जैसे ही फ़ोन को पकड़ा, व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया हुआ था। ये एक अननोन नंबर था, यानी किसी अजनबी का नंबर। जैसे ही मैंने वो मैसेज खोला, उसमें लिखा हुआ था, मैं उस तांत्रिक का साथी हूँ, मुझे वो माला चाहिए। मैंने भी उस मैसेज का रिप्लाई कर दिया, तुम्हें ये नंबर कैसे मिला? ठीक है, अगर तुम इस चीज़ को लेना चाहते हो तो मुझसे मिलो, ये चीज़ मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम मुझे नहीं देख सकते। ये बात सुनकर अचानक मैं चौंक गया था। सच में अगर कोई आपको कहे कि वो आपको देख सकता है, एक पल के लिए आपकी नज़रें इधर उधर घूमना शुरू हो जाती हैं, कहीं आसपास ही तो नहीं। मैं खिड़कियों से बाहर देखने लगा था, कहीं वो बाहर तो नहीं खड़ा। मैंने दरवाज़ा खोलकर भी देखा, बाहर कोई नहीं था। फिर से मैंने मैसेज का रिप्लाई किया, देखो डराने की कोशिश मत करो, मैं भी तुम्हें देख सकता हूँ अगर तुम सामने आए तो। अगर तुम इसी तरह छिपते रहे, मुझे डराने की कोशिश करते रहे, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद उसने जो कहा, उसने एक पल के लिए मुझे हिला दिया। उसने कहा, तुम मुझे देख नहीं पाए, मैं कैसा दिखता हूँ, मैंने क्या पहना है, मैंने तुम्हें देख लिया। तुमने लाल रंग की टी शर्ट पहनी है, काले रंग का पैजामा पहना है, तुम्हारी बेडशीट सफ़ेद रंग की है। मैंने जैसे ही नज़र टी शर्ट पैजामे और उस चादर की तरफ डाली, अचानक ही मैं हिल सा गया। सच में जो उसने कहा था वो सही था, यानी कि वो मुझे देख सकता है। फिर से मैं खिड़कियों की तरफ देखने लगा था, इधर उधर झांकने लगा था। मैं जानना चाहता था उसे कैसे पता चल गया। मैं जान ही नहीं पाया। उसके बाद मैंने पर्दे लगा लिए, मैंने दरवाज़ा भी पूरी तरह से बंद कर लिया। मैं कमरे के बाहर एक भी दृश्य किसी को देखने नहीं देना चाहता था। मैंने लाइट भी डिम कर ली थी।
उसके बाद भी मैं मैसेज का रिप्लाई करने लगा और उसने कहा, लाइट डिम कर लेने से, पर्दा लगा लेने से तुम छिप नहीं सकते। मैं तुम्हारी हर हरकत जान सकता हूँ। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैं बता सकता हूँ। इसके बाद मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। मैं कहने लगा था, देखो, छिपे कहाँ हो? कहीं से तो तुम देख रहे हो। लगता है किसी पेड़ के पीछे छिपे हो, वहाँ से नज़रें मारकर अंदर देख चुके हो और वही बता रहे हो। लेकिन उसके बाद उसने मजाक मजाक में मैसेज किया, अच्छा तो तुम्हारे ये नीले रंग के अंडरवेयर के बारे में इतनी दूर से मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? ये सुनकर मैं घबरा सा गया। जैसे ही मैंने अंडरवेयर का रंग चेक किया, सच में वो नीले रंग का था। लेकिन वो तो मैंने बाथरूम में चेंज किया था। बाथरूम में अंदर कोई देख नहीं सकता, इसे कैसे पता चल गया? कैसा लफंडर सा तांत्रिक है। एक पल के लिए मैं सोचता रह गया था, कुछ तो है, कहीं से ये देख रहा है। अब मुझे अपने घर में शक होने लगा था। मैं जानना चाहता था कैसे वो घर के अंदर देख पा रहा है। मैंने उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल ही लगा ली थी और सामने से वो भारी सी आवाज़, ऐसा लग रहा था कोई बूढ़ा आदमी बोल रहा हो। बार बार उसकी आवाज़ बदल सी जाती, टोन बदल सी जाती और शब्द बोलने का तरीका भी बदल जाता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत सारी भाषाएं आती हों, उसे बोलने का तरीका बदलना आता हो। जब भी बड़े बड़े मुजरिम किसी को फ़ोन लगाते हैं, इसी तरह से हर बार शब्द अलग टोन में बोलते हैं ताकि उनकी असली भाषा, उसका असली बोलचाल पकड़ा ना जा सके। ये भी कोई ऐसा ही लगता है। इसके बाद मैं उससे बातें करने लगा था। मैं गुस्से में कहने लगा था, तुम्हें कैसे पता कि मैंने नीले रंग का अंडरवेयर पहना है? वो तो मैंने बाथरूम में जाकर चेक किया था। तुमने पक्का गैस लगाया होगा, ये चीज़ गैस के बिना हो ही नहीं सकती। तो उसने और भी हंसी की आवाज़ में कहा, अच्छा और क्या जानना चाहते हो? मैं तुम्हें और भी बहुत चीज़ें बता सकता हूँ। तुम्हारे पर्स के अंदर रखे उन नोटों की संख्या बता सकता हूँ। बताऊँ? मैंने भी मजाक में कह दिया, अच्छा ये बता सकते हो, फिर तो मैं मान जाऊँगा तुम तांत्रिक हो। उसने बताया 1026 रुपये और 50 पैसे। मैंने अपना पर्स चेक किया था, इतने ही रुपए वहाँ पर मौजूद थे और मेरी आंखें चुंधिया सी गई थी। कौन है ये? क्या इसके पास सच में शक्ति है? नहीं नहीं, मेरे घर के अंदर कैमरे लगाए गए हैं, वो कैमरे से सब कुछ देख रहा है। मैंने अपने घर के अंदर हर तरफ खंगालना शुरू कर दिया। हम पुलिस वालों को इसी तरह से ट्रेंड किया जाता है, हमारी कोई निगरानी भी रख सकता है। हो सकता है ये तांत्रिक ना हो, कोई और हो, कोई टेररिस्ट जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये हो सकता है, कहीं उसे कोई काम तो नहीं। मुझे घर के अंदर ट्रांसमीटर ढूंढना होगा, कैमरे ढूंढने होंगे, कहाँ से वो देख रहा है ये जानना होगा। मैंने घर में जितने कमरे थे हर कोना चेक करना शुरू कर दिया। मेरे पास वो मशीनें हैं कि घर के अंदर अगर कोई ट्रांसमीटर लगा है तो मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। कैमरे ढूंढना भी आसान है, उसे कहीं ना कहीं से तो सिग्नल मिलते होंगे, तभी तो वो देख पाता होगा। मैं यहाँ पर हर चीज़ चेक करने लगा। यहाँ कितने सिग्नल आ रहे हैं वो चेक कर रहा था, लेकिन कैमरा मैं ढूंढ ही नहीं पाया। पूरा घर पूरी रात में तलाशता रहा था, कैमरे ढूंढता रहा था, कोई चीज़ हिली हो मुझे मिली ही नहीं। मैं कैमरे और ट्रांसमीटर ढूंढ नहीं पाया तो निराश हो गया। और सुबह उसने फिर से मैसेज किया, अच्छा ढूंढ नहीं पाए, अब थक चुके हो। मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहली बार मुझे लग रहा था कि मैं हारता जा रहा हूँ और वो जीतता जा रहा है, लेकिन अब मुझे दिमाग से खेलना होगा, उसके दिमाग से, और उससे उगलवाना होगा। मैसेज में शायद मैं ये काम ना कर पाऊँ, तो एकदम से मैंने उसे फ़ोन लगा लिया। बातों बातों में मुजरिम को कैसे फंसाना है हमें सिखाया जाता है, हमें पूरी तरह से ट्रेंड किया जाता है। मैंने भी उससे बातें करना शुरू कर दिया। अच्छा तुम बहुत तेज़ हो, तुम्हारा दिमाग सच में बहुत तेज़ है, तुम सब कुछ जान लेते हो, मुझे लगता है तुम में शक्तियाँ हैं, तुम बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग हो, क्या क्या कर सकते हो और कुछ करके दिखाओ। तो उसने कहा, अच्छा तो तुम्हें एहसास दिलाऊं कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। मैंने कहा हाँ, एहसास दिलाओ, कुछ हिलाकर दिखाओ। तो उसने कहा, अच्छा तुमने पर्स चेक किया था? कब किया था? मैंने कहा अभी किया था। तो उसने कहा दोबारा चेक करो। मैंने अपना सर घुमाया। मेरे बेड के पास ही मैं हमेशा अपना पर्स रखता हूँ, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं था।
कुछ ही समय पहले मैंने जेब से वो पर्स निकाला था और मैं पैंट चेंज करने वाला था, लेकिन अब पर्स यहाँ पर नहीं था। मैं देखने लगा था, अपने पर्स को ढूंढने लगा था। आसपास मुझे मेरा पर्स मिल ही नहीं रहा था। कहाँ गया? वो खिड़की के पास पड़ा था। ज़रूर किसी ने खिड़की खोली होगी, बाहर से हाथ डालकर मेरा पर्स खींचा होगा। मैं जल्दी से भागकर बाहर पहुंच गया। खिड़की के इधर उधर देखने लगा। नीचे मिट्टी थी, किसी के पैरों के निशान नहीं थे वहां पर। वो तो किसी ने साफ कर दिए होंगे। मैं बहुत तेजी से सोच रहा था, कोई क्या कर सकता है? वो तांत्रिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा होगा। मैं इस पर यकीन नहीं करता, मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता। वो किसी ना किसी तरह से मुझे फंसा रहा है, लेकिन मैं कोई सबूत ढूंढ नहीं पाया कि किसी ने बाहर से मेरा पर्स उठाया होगा। मैं भागकर अपने घर के अंदर गया, फ़ोन उठाया और कहने लगा, वाह कमाल हो यार, बड़ी करीब आकर पर्स उठाकर ले गए और मुझे पता तक नहीं चला। तो उसने कहा, अच्छा पर्स उठाने का पता है, रखने का नहीं पता, दोबारा देखो। मैंने अपने बेड के पास देखा, पर्स वहां पर पड़ा था, लेकिन टेढ़ा पड़ा था। एकदम मेरी आंखें खुली और मैं गुस्से में आ गया। यार ये कैसे कर पा रहा है? ये यहीं पर कहीं मौजूद है। छिपकर पर्स उठा लिया, छिपकर पर्स रख दिया। मैं खिड़की के बाहर था, कैसे किया होगा? फिर मुझे ख्याल आया, पहले बाहर से पर्स उठाया होगा। जब मैं बाहर गया, अंदर पर्स रख कर चला भी गया। बहुत चालाक है, उसे पता है मैं क्या करने वाला हूँ और वो मुझे देख भी सकता है, लेकिन कैसे समझ नहीं पा रहा था मैं। अब फिर से मैं उसे फंसाने की कोशिश करता रहा। अच्छा, ये बच्चों की तरह जादू दिखाकर मुझे फंसा रहे हो, पर्स उठा रहे हो, पर्स रख रहे हो। मुझे ऐसा लगेगा कि तुम में शक्तियां हैं। बेवकूफ़ मत बनाओ, कुछ करके दिखाओ, यहाँ मुझ पर हमला करके दिखाओ, फिर मानूंगा। उसके बाद उसने कहा था, अच्छा तो यकीन कर लो। आसपास से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आवाज़ कहाँ से आई थी मुझे पता नहीं चला। अचानक पीठ पर दर्द सा हुआ, ऐसा लगा कुछ चुभा हो। मैंने अपना सर पीछे को कर लिया था और तभी पीछे तकिया हिला था, जैसे एकदम से किसी ने तकिया वहां पर फेंका हो, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। पीछे जो चादर थी बेड की, उस पर बहुत सारे निशान थे। किसी ने चाकू से वो चादर फाड़ी हुई थी। कोई मेरे पीछे चादर को फाड़ रहा था, उसकी आवाज़ें आ रही थी और मेरी पीठ पर दर्द हो रहा था। मैंने वो शर्ट उतारी तो शर्ट पर भी एक चाकू का वार था और पीठ पर भी चाकू का हल्का सा वार था। पीठ से ज़्यादा खून नहीं बहा था, लेकिन फिर भी कोई मार कर चला गया और मुझे नज़र तक नहीं आया। कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसके पास लगता है कोई ना कोई शक्ति तो मौजूद है। मैं अब उससे बात नहीं करना चाहता था। मैंने फ़ोन काट दिया। उसका एक मैसेज आया और मैंने मैसेज भी नहीं पढ़ा, फ़ोन एक तरफ रख दिया। और मैं जानता था उसे पता होगा कि मैंने मैसेज नहीं पढ़ा है, वो मुझे देख सकता है, लेकिन जानूं तो सही कैसे। एकदम से मैंने लैपटॉप खोल लिया। मैं ढूंढना चाहता था ऐसी शक्तियों वाले तांत्रिक कैसे दूसरों पर नज़र रखते हैं। कई पुरानी किताबें, प्राचीन तंत्र विद्या की क्रियाएं, लोग जो इसके बारे में जानते थे, मैं उनके आर्टिकल पढ़ने लगा था। मुझे धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया कि कुछ तांत्रिक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि वो रूप बदल सकते हैं। वो आपके करीब ही रहते हैं। वो कुर्सी का रूप ले सकते हैं, टेबल फैन का रूप ले सकते हैं, आसपास पड़ी किसी और चीज़ का रूप ले सकते हैं और वो करीब रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। आप तभी उसे पकड़ सकते हैं जब आप उस जगह पर बदली हुई चीज़ को ढूंढ पाएं। मैं एकदम से गुस्से में आ गया था। अच्छा, तो कोई चीज़ के रूप में वो यहाँ पर है। इसका मतलब वो ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है जो मेरी समझ से बाहर है। तो मुझे भी अपना दिमाग खोलकर सोचना होगा। पहले तो मुझे यकीन करना होगा कि ऐसी शक्तियाँ होती हैं। मेरे सामने जो जो हुआ है मुझे यकीन तो करना होगा। अब देखूं क्या बदला हुआ है, वो किस रूप में आसपास है। तभी पास में रखा वो पॉट दिखा मुझे, जिसमें कुछ पौधे लगे हुए थे। मैंने हाथ में एक डंडा ले लिया, वो डंडा पीछे छिपा लिया और मैंने नज़रें वहाँ पर गड़ा ली थी। 2 दिन पहले ही इस पॉट को लेकर आया था और अभी तो ऐसी चीज़ें होना शुरू हुई हैं। क्या इस पॉट के ज़रिए वो मुझे तंग कर रहा है? मैं धीरे धीरे डंडा लेकर उस पॉट के पास गया और मैंने उस डंडे से पॉट को तोड़ दिया। मैंने उसे बिखेर दिया था। बिखरने के बाद भी मैं डंडा मारता रहा।
मैं सोच रहा था वो बहरूपिया हुआ तो चोट तो लगेगी, इसे पूरी तरह से मसल कर रख दूंगा। मैं डंडे मारता रहा था। मैंने उस पूरे पॉट को तोड़ दिया, पौधे को भी काट कर रख दिया था। उसके बाद एक और मैसेज आया था। मैं मैसेज पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पता था ये उसका मैसेज है। मैंने पढ़ा तो उसमें एक स्माइली थी, हंसता हुआ चेहरा। वो कह रहा था, अच्छा तो तुमने ढूंढ लिया, मैं पॉट में था। मजाक कर रहे हो? कंप्यूटर में सब कुछ पता नहीं चलता, इंटरनेट में इतनी जानकारी नहीं है कि तुम तंत्र विद्याओं के बारे में जान सको। अभी बहुत जानकारी तुम्हें पता होना बाकी है। वो अब भी एक कदम मुझसे आगे था। वो जानता था मैंने इंटरनेट में क्या सर्च मारी है। कैसे कर पा रहा था वो, मुझे ये नहीं पता, लेकिन उससे एक कदम आगे निकलना ही होगा। मुझे किसी तांत्रिक से ही मिलना होगा। ये शाम का वक्त हो चुका था और मैं एक तांत्रिक को जानता था। मैं फ़ोन नहीं करना चाहता था, मैं चलकर वहाँ पर जाना चाहता था, क्योंकि किसी चीज़ को पास नहीं रखूँगा तो वो मुझ पर नज़र नहीं रख पाएगा। इसीलिए मैं चलता चलता 3 किलोमीटर दूर गया उस तांत्रिक से मिलने के लिए। मैं उस तांत्रिक से बातें करते हुए ये कह रहा था कि कोई तांत्रिक मेरे आसपास है, वो अजीब शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है और मुझ पर नज़र रख रहा है, हर हरकत जान रहा है और इतना करीब है कि मुझ पर हमला कर पा रहा है। वो तांत्रिक भी अचंभित हो गया था। ऐसी तंत्र विद्या के बारे में मुझे नहीं पता, कैसे कोई नज़र रख सकता है? और तुमने कहा है कि तुम्हारी अंडरवेयर के बारे में भी जान गया। बड़ा लुच्चा तांत्रिक है, लेकिन चालाक भी है। उसने भी बहुत याद करने की कोशिश की, ऐसी तंत्र विद्याओं के बारे में याद करता रहा, लेकिन अंत में मुझे कहा कि ऐसी तंत्र विद्या होती ही नहीं। तुमने जो जो लक्षण बताएं, इतने करीब रहकर कोई तांत्रिक असर कर ही नहीं सकता, तुम्हें नज़र तो आ ही जाता। तो मैंने कहा, मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि वो किसी न किसी रूप में आपके आसपास होता है। वो किसी बर्तन का रूप बना सकता है, किसी पलंग का रूप बना सकता है, पौधे का रूप बना सकता है, किसी इंसानी शरीर में आ सकता है उसका जैसा बनकर। तो उस तांत्रिक ने कहा, मैंने ऐसी तंत्र विद्याओं के बारे में क्यों नहीं सुना, तुम्हें इसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों पता है? मैं कहने लगा था, मैं इंटरनेट से जान पाया हूँ, लेकिन आप तो तांत्रिक हो, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। उसने मना कर दिया था और अब मुझे किसी और की मदद चाहिए थी। जैसे ही वो तांत्रिक घूमा, पीछे से हंसने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे मुंह घुमाकर वो हंस रहा था। तभी मेरा दिमाग चलने लगा, ये ही तो नहीं, इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। ये मेरा पहले से अच्छा दोस्त रह चुका है, इससे मैंने बहुत सारी जानकारियाँ निकाली हैं, कई नशेड़ी इसकी मदद से पकड़े हैं। ये मेरे बारे में जानता है और हो सकता है ये तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो, तभी तो चेहरा घुमाकर हंस रहा है। मैंने उसे कंधों से पकड़ लिया और घुमाया। हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? वो कहने लगा, कौन हंसा? मैं कब हंसा? तुम तो परेशान हो और परेशान पर कभी तांत्रिक नहीं हंसता। यहाँ जितनी परेशानियाँ हैं, तांत्रिक उसे अपना लेता है। मैंने कहा, बहाने मत लगाओ, पागल मत बनाओ। देखो, यहीं पर एक झापड़ लगाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा तुम पर शक है। अब वो तांत्रिक भी गुस्सा होने लगा था। अच्छा, इतने काम किए मैंने तुम्हारे, तुम्हें मुझ पर शक है? अगर तुम्हारा बुरा करना होता तो कब का कर चुका होता, लेकिन मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। तुम शायद पागल हो चुके हो। तो मैंने भी कहा, जब इंटरनेट पर इतनी सारी जानकारी उपलब्ध है कि कोई तांत्रिक जो शक्तियां पा चुका होता है वो रूप बदल सकता है, तुम्हें उसके बारे में क्यों नहीं पता? तुम भी तो रूप बदल ही सकते होगे और मुझे इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि मुझे शक ना हो, लेकिन तुम्हारी हंसी निकल ही गई, इसलिए मैं पहचान गया। देखो, मैं पुलिस में हूँ, छोड़ूंगा नहीं। तो वो तांत्रिक गुस्से में कहने लगा था, देखो, अब यहाँ से चले जाओ, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैंने तुम्हारा कोई बुरा किया नहीं है, इसलिए तुम भी नियमों के अधीन ही रहो, ज़्यादा चौड़ दिखाने की कोशिश मत करो। मुझे उस पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। हंसा तो वो था, लेकिन हंसी के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं था। हो सकता है आसपास से आवाज़ आई हो, कोई और हंसा हो, इस पर शक करने की बुनियाद नहीं थी मेरे पास। वहाँ से मैं थोड़ा दूर आया तो पीठ पीछे फिर से वो हंसा था। जैसे ही मैंने मुंह घुमाया, उसका चेहरा बिल्कुल ठीक था। ऐसा लग रहा था मैं चेहरा घुमाता हूँ, वो हंसने लगता है, जैसे वो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा हो। कोई बात नहीं, इसे सबक तो ज़रूर सिखाऊंगा।
सबूत ढूंढ कर लेकर आऊँगा। उसके बाद मैं सीधा निकल लिया था किसी और तांत्रिक के पास जाने के लिए। अब मुझे किसी पर यकीन नहीं रहा था। मैं उस तांत्रिक के पास पहुंचा रात के 8 बजे। वो शमशान में कोई साधना करने की कोशिश कर रहा था और मुझे उससे जानना था कि मुझ पर कौन सी बला आ चिपकी है जो किस तरह से मुझे बेवकूफ़ बना रही है। भविष्य में मुझे कोई नुकसान भी हो सकता है। अब तक कोई मैसेज भी नहीं आया था, कोई फ़ोन भी नहीं आया था। उस तांत्रिक से भी मैं पूछने लगा था कि कोई मेरे घर पर मेरे ऊपर निगरानी कर रहा है। मुझे मैसेज भेजकर ये तक जान पा रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, चड्डी क्या पहनता हूँ। ऐसा लुच्चा तांत्रिक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो वो तांत्रिक भी पहले हंसने लगा था और फिर कहने लगा था, तुमने जो जो बताया तंत्र विद्या में ऐसी शक्तियाँ होती भी हैं मुझे पता नहीं। वो भी अपना पल्ला छुड़ाना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ जानकारी तो चाहिए थी। उसने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि वो मदद नहीं कर सकता, उसे अपनी साधना करनी थी। लेकिन जब मैं वापस आने लगा वही हंसी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे पहले वाला तांत्रिक ही हंसा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। यही हंसा होगा। कहीं वो तांत्रिक रूप बदल बदल कर मेरे करीब तो नहीं रह रहा, क्योंकि तांत्रिकों के पास ही शक्ति होती है। मैंने इंटरनेट पर ढूंढा था, वही रूप बदल बदल कर यहाँ तो नहीं आ रहा। अब कुछ तो जानना ही होगा। मैं फिर से इस तांत्रिक के पास आया और कहने लगा, देखो तुम मुझे पागल नजर आते हो। मुझे लगता है तुम्हारी जेब में कुछ ना कुछ नशीले पदार्थ हैं। दिखाओ मुझे, जेब चेक कराओ। अब ये तांत्रिक गुस्सा होने लगा था। देखो, इस तरह से हमारी जेबें तलाश नहीं सकते। मैंने कुछ नहीं किया, अपनी साधना कर रहा हूँ। मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारी जेब में नशे मौजूद हैं। देखो, सच्चाई बतानी होगी। यहाँ से पकड़कर जेल में डाल दूंगा और कोई भी तंत्र विद्या काम नहीं आएगी। रूप बदल लेना जितने बदलने हैं, जेल में रूप बदलकर बाहर नहीं निकल पाओगे। जेब चेक कराओ या सच बताओ। वो बता नहीं पा रहा था और कह रहा था, कर लो, जेब चेक कर लो। तुम पर लगता है कोई ऐसी बला आई हुई है जो तुम्हें पागल बना रही है। तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैंने उसकी जेब चेक की, उसे तंग करने की कोशिश की, उसे बहुत ज़्यादा डराया, लेकिन वो मुझ पर गुस्सा होता रहा और यही कहता रहा कि तुम पागल हो रहे हो। जैसे ही उसकी जेब चेक की थी, मैं पीछे होकर खड़ा हुआ था। फ़ोन आ गया था उसका। मैंने फ़ोन उठाया, वो आवाज़ कानों में पड़ रही थी। अगर वो तांत्रिक फ़ोन पर बोल रहा था तो सामने वो नहीं हो सकता, ये तो मैं समझ गया था। वो हंसने लगा था। मेरी हंसी हर जगह सुनाई देती है, हर किसी पर शक होता है। देखो, मैं जो कहता हूँ वैसा करना होगा, वरना पागल होने वाले हो तुम। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। धीरे धीरे असर दिखाता जाऊँगा। तुम वो करोगे जो मैं करवाना चाहता हूँ। उसकी मैं बातें सुन रहा था और उसे डराने की कोशिश की। देखो, मुझे भी एक तांत्रिक जानता है। मैं तुम पर भी ऐसा जादू टोना करवाने वाला हूँ कि तुम्हें सामने आना ही होगा। तो उसने कहा, कौन सा तांत्रिक? जो तुम्हारे साथ खड़ा था, अभी लेटा हुआ है। मैंने अपना सर पीछे घुमाया था और ये तांत्रिक बेहोश पड़ा था और इसकी नाक से खून बह रहा था। किसी ने उस तांत्रिक को चोट मेरे सामने पहुंचा दी थी और मुझे पता तक नहीं चल पाया। मैं बस फ़ोन ही तो सुन रहा था। मेरी नज़रें इतनी तेज़ हैं, कोई पास आता मैं जान जाता। कोई चीज़ हिली तक नहीं थी। ज़रूर ये तांत्रिक अदृश्य होकर आसपास रहता होगा और बात करता होगा। अब इसकी तंत्र विद्या का कोई तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद मैं डॉक्टर राजन के पास पहुंच गया। डॉक्टर राजन हमारे शहर के बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट थे। वो जानते थे मेंटलिज्म कैसे काम करता है, कैसे दूसरों के दिमाग के साथ खेला जाता है, और यकीनन कोई ना कोई जानकारी उनके पास होगी। रात के 11 बजे मैं डॉक्टर राजन के पास था। वो 2 पैग लगा चुके थे, थोड़ी बहकी बहकी बातें ज़रूर कर रहे थे, फिर भी उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। होश में वो पूरी तरह से थे। उसके बाद मैंने उन्हें बताना शुरू किया, कोई तांत्रिक अपनी शक्ति से मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजता है और मेरे बारे में सब कुछ जान लेता है। कैसे कर पा रहा है, हर जानकारी उसे पता है। तो डॉक्टर राजन भी कहने लगे थे, देखो, जो तुम कह रहे हो मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता। हर जानकारी एक कैमरा और ट्रांसमीटर से ही जानी जा सकती है। कहीं तुम्हारे शरीर के अंदर ही तो ट्रांसमीटर नहीं छोड़ा हुआ जिससे वो सब जान पा रहा है। मैंने कहा, चलो मान भी लेते हैं मेरे शरीर के अंदर ट्रांसमीटर छोड़ा हुआ है, लेकिन वो देख कैसे पा रहा है? तो डॉक्टर राजन ने कहा, कैमरे,
आसपास कैमरे होंगे? मैंने कहा नहीं, कैमरे आसपास नहीं है, मैं ढूंढ चुका हूँ। चलो, घर में कैमरे हुए भी, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ उसे वो भी पता होता है मैं कहाँ गया, क्या कर रहा हूँ, सब कुछ देख पाता है। तो डॉक्टर राजन ने कहा कोई चीज़ आसपास होगी जिसमें कैमरा होगा। मैंने कहा चलो कैमरे की बात भी मान लेते हैं, चीज़ें हिलती कैसे हैं, उसे सामने तो आना ही होगा। कोई भी इंसान अदृश्य नहीं हो सकता, उसे सामने तो आना ही पड़ता है, कुछ करना तो पड़ता ही है। तो डॉक्टर राजन कहने लगे देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। तुम कह रहे हो सामने आकर चीज़ें हिलाकर जा रहा है, किसी को मार रहा है, वो तांत्रिक को भी वो पीट कर चला गया और नज़र तक नहीं आया, कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है। अगर मैं ये करना चाहूँ तो एक तरीका है मेरे पास। मैंने कहा कौन सा तरीका? तो डॉक्टर राजन ने कहा अदृश्य हो जाना। अगर मैं अदृश्य हो जाऊं तो तुम मुझे देख नहीं पाओगे, उसके बाद तुम्हारे सामने किसी को पीटूं, चीज़ उठाऊं, तुम तो मुझे देख ही नहीं पाओगे ना। तो मैंने डॉक्टर राजन से कहा देखिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप गायब हो पाओ, ये बात मत करो, जो चीज़ पॉसिबल है उसके बारे में कहो। डॉक्टर राजन कहने लगे ये पॉसिबल है, इसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। जानते हो हिप्नोटिज्म किसे कहते हैं? मैंने कहा हाँ, हिप्नोटिज्म, किसी को अपने काबू में कर लेना। तो उन्होंने कहा हाँ इसी की बात कर रहा हूँ। यकीनन तुम्हें किसी न किसी ने हिप्नोटाइज किया होगा, वो हिप्नोटाइज करने के बाद खुद को तुम्हारे सामने से गायब कर पाता होगा। ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग है जो उसे देख नहीं पाता, वो तुम्हारे आसपास होता है, बस तुम उसे देख नहीं पाते। इस समय वो तुम्हारे आसपास नहीं है, कोशिश करके देखो, उसे मैसेज करके देखो। मैंने अपना फ़ोन निकाला उसे मैसेज करने के लिए, लेकिन मैं हैरान हो गया। मेरे फ़ोन पर कोई चैट थी ही नहीं, उसका नंबर मेरे फ़ोन में मौजूद ही नहीं था। डॉक्टर राजन ने भी चेक किया, नंबर है ही नहीं, किसे मैसेज करोगे? मैं हैरान परेशान उनके सामने खड़ा था, लेकिन यहीं पर मैसेज था, कहाँ गया? फ़ोन नंबर था, मैंने सेव किया था, ना तो सेव्ड नंबर है ना ही कॉल लिस्ट में है, कहाँ गया? तो डॉक्टर राजन कहने लगे देखो सबूत मिलने शुरू हो गए हैं, वो तुम्हारे आसपास है, हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल कर रहा है, फ़ोन से हिस्ट्री मिटाकर चला गया, तुम्हें पता तक नहीं चला। अब मुझे यकीन होने लगा था डॉक्टर राजन की बातों पर, क्योंकि उनकी बातें बिल्कुल सही लग रही थी। मुझ पर हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया गया है, किसी ने कोई ट्रांसमीटर नहीं लगाया, कोई कैमरा नहीं लगाया, हिप्नोटाइज किया है मुझे और मेरे सामने हरकतें किए जा रहा है। डॉक्टर राजन ने कहा था मेरे साथ रहो, मैं देखता हूँ कौन तुम पर हमला करता है, तुम्हारी जानकारी निकालता है। तुम पर हिप्नोटिज्म किया होगा, मुझ पर नहीं, मुझसे तो छिपकर रहना होगा और यहाँ लैब के अंदर कोई नहीं आ सकता। चलो बेड पर लेट जाओ, मैं भी हिप्नोटाइज और जो जानकारी मुझे निकालनी है निकाल कर रहूँगा। लेट जाओ। मैं बेड पर लेट गया था। उन्होंने एक घड़ी मेरी आंखों के सामने हिलाना शुरू कर दिया। उस घड़ी से मेरे दिमाग के अंदर वो झांकना चाहते थे, मुझे हिप्नोटाइज करना चाहते थे। अचानक ही डॉक्टर राजन को किसी ने धक्का दिया। वो कोई चीज़ थी जो आसपास ही थी, लेकिन डॉक्टर राजन मेरी तरफ इस तरह से देख रहे थे जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहते हों। जैसे ही वो बताने के लिए मुंह खोलना चाहते थे, उनका मुंह जैसे किसी ने जकड़ लिया था। अब मैं उनका मुंह खोलना चाहता था, उन्हें बचाना चाहता था। मैंने भी उनका मुंह पकड़ा हुआ था खोलने के लिए और डॉक्टर राजन डरे हुए थे। यकीनन यहाँ पर वो तांत्रिक होगा जो डॉक्टर राजन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे उन्हें बचाना होगा। मैं डॉक्टर राजन को बचाने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन तांत्रिक को मैं देख नहीं पा रहा था, वो हमला कर रहा था। डॉक्टर राजन बार बार कराह रहे थे, उनकी आंखों से पानी आ रहा था। अचानक मेरी नज़र पड़ी डॉक्टर राजन के पेट में एक चाकू घुसा हुआ था। उसने उनके पेट में चाकू घुसा डाला था। उसके बाद डॉक्टर राजन चीखने की कोशिश तो कर रहे थे, मुंह उनका जकड़ा हुआ था और मैं उन्हें बचाकर बाहर निकालना चाहता था। मैं जल्दी से उन्हें लैब से बाहर निकालना चाहता था ताकि कोई ना कोई तो उस कातिल को देख पाए जो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। बस डॉक्टर राजन ही मेरी मदद कर सकते हैं। उन्हें बहुत कुछ पता था, इसीलिए शायद ये अदृश्य शक्ति उन्हें मारना चाहती है। मैं उन्हें खींचकर बाहर ले आया और बाहर लोग मुझ पर शक कर रहे थे। किसी के पेट में चाकू घोंपा हुआ हो, वो चीखने की कोशिश कर रहा हो, आपके हाथ में हो और खून आप पर लगा हो तो शक आप पर जाता है। वो तो बच निकला था, लेकिन मैं चिल्ला रहा था, इन्हें इलाज चाहिए, जल्दी इन्हें अस्पताल लेकर जाओ।
वहाँ कुछ नर्स थी, वहाँ कुछ लोग थे। उन्होंने मुझे धक्का दिया, मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं खुद पकड़ होना चाहता था, बस उन्हें बचा लेना चाहता था। वो बेहोश हो रहे थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और मुझे पुलिस को पकड़ा दिया गया। पुलिस में वो सब मेरे साथी थे। मैं लॉकअप के अंदर नहीं था, बाहर टेबल पर बैठा था। मैं जानता था नियम क्या है, मुझे यहाँ से बाहर नहीं भागना है, मुझे इनकी बात सुननी है। इसीलिए मुझे हथकड़ी तक नहीं लगाई गई थी और इंस्पेक्टर मेरे सामने बैठे मेरी आंखों की तरफ देख रहे थे। क्या कर दिया तुमने? डॉक्टर राजन को क्यों मारा? वो तो तुम्हारे अच्छे दोस्त थे। मैंने कहा, मैंने नहीं मारा। मैं आपको बता भी नहीं सकता किसने मारा है, सिर्फ डॉक्टर राजन ही बता सकते हैं। उन्होंने देखा है, मैं देख नहीं पाया। तो वो इंस्पेक्टर कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। कमरे में तुम दोनों ही मौजूद थे और तीसरा वो कातिल जो कोशिश कर रहा था। अगर डॉक्टर राजन ने उन्हें देखा तो तुमने भी तो देखा होगा। क्या तुम कहीं और थे? मैंने कहा, नहीं, मैं सामने था, लेकिन डॉक्टर राजन को सब कुछ पता है। मुझ पर हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया गया है। मैं कातिल को देख ही नहीं सकता, मेरे लिए वो अदृश्य है। डॉक्टर राजन ने ज़रूर देखा होगा। किसी तरह उन्हें बचा लो, वो गवाही देंगे तो सच साबित हो जाएगा। उन्होंने उस तांत्रिक, उस कातिल को देखा होगा, वो बताएंगे। इंस्पेक्टर ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया था और वो भी जानते थे मैं कितना ईमानदार हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बातें कर कर वो वहाँ से चले गए थे। कई हवलदार मेरी सुरक्षा में खड़े थे और मैं भी चाहता था वो यहीं पर रहें। मैं अकेला यहाँ नहीं रहना चाहता। अंदर वो तांत्रिक आ नहीं सकता, इसीलिए यहीं पर बचा रहूँगा। किसी की हिम्मत नहीं है किसी पुलिस स्टेशन के अंदर पहुँचाना। मेरे हाथ में मोबाइल मौजूद था। सब मुझे जानते थे, इसलिए किसी को मुझ पर शक नहीं था और मुझसे मोबाइल भी नहीं लिया गया था। मोबाइल पर मैसेज आया था, अच्छा तो लॉकअप के अंदर नहीं, बाहर ही बैठे हो। पुलिस वालों को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। वो ये भी जानता था कि मुझे लॉकअप में नहीं रखा गया, बल्कि टेबल पर बिठाया गया है। कैमरे, वो कैमरे हैक कर पाता होगा। यहाँ तक तो वो पहुँच नहीं पा रहा होगा। इसके बाद मैंने भी मैसेज कर दिया, हिम्मत है तो यहाँ अंदर आके दिखाओ। वैसे भी डॉक्टर राजन को बचा लिया जाएगा, तब तुम पकड़े जाओगे। तो वहाँ से मैसेज आया, तुम्हें लगता है तुम्हें हिप्नोटाइज किया है, मतलब मेरे पास शक्तियाँ मौजूद नहीं हैं। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, इसी पुलिस स्टेशन के अंदर। ढूंढ लो, ढूंढ सकते हो। मैं जानता था वो झूठ बोल रहा है, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने भी मैसेज कर दिया, अच्छा अंदर हो तो कुछ करके दिखाओ। मेरे सामने एक हवलदार बैठा है, उसे चोट पहुंचा कर दिखाओ तो मानूं। तभी मैसेज में आया, वो सामने तुम्हें क्या लगता है सो रहा है? उसे क्या हुआ है जानने की कोशिश नहीं करोगे? सामने वो हवलदार लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और मेरा दिल धक धक किए जा रहा था। मैं ये सच मानना नहीं चाहता था। अगर उसकी शक्ति अंदर तक आई हुई है तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे हवलदार को बचाना होगा, मुझे उसे बचाना होगा, कोशिश करनी होगी। मैं भागकर उस हवलदार के पास गया। उसकी अचानक बस आंखें खुली थी, उसके बाद वो तड़पने लगा था। वो हिलने की कोशिश कर रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं भी उसे खींचकर बचाने की कोशिश कर रहा था कि वो शक्ति आसपास है, कुछ कर रही होगी, खींचकर बचा लूं। मैं उस हवलदार को इधर उधर खींचकर फेंकता रहा, लेकिन वो तड़पता रहा था। तभी ध्यान पड़ा उसके पेट में वही चाकू गड़ा हुआ था जो यहाँ पर लाया गया था, जिससे डॉक्टर राजन पर हमला हुआ था। वही चाकू यहाँ सबूत के तौर पर रखा था और अब हवलदार के पेट में वही गड़ा हुआ था। मैं कोशिश करना चाहता था उन्हें बचाने की, लेकिन उस चाकू को हाथ नहीं लगाना चाहता था। क्या करता, अब मैं फंसने वाला था। अचानक हवलदार की चीख निकली और तभी सभी पुलिस वाले वहां पर आ गए। मैं उन्हें समझाता रहा, लेकिन मुझे उस हवालात में डाल दिया गया। शक तो मुझ पर ही जाता, क्योंकि वो हवलदार भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था और लगभग मरने की कगार पर पहुंचा हुआ था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस मेरी तरफ इशारा किए जा रहा था। उसे भी लग रहा होगा कि मैंने हमला किया है, लेकिन यहाँ किसी और शक्ति ने हमला किया था। कोई था जो चाकू लेकर आया, उसके पेट में गड़ा गया। मैं उसे देख नहीं पाया और हवलदार की आंखें बंद थी, वो भी देख नहीं पाया। क्या चीज़ है, कैसी तंत्र विद्या है ये? कौन कर रहा है?
अदृश्य होकर मेरे आसपास रह रहा है और मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। मैं क्या करूं? वो पूरी रात मैंने हवालात में गुजारी थी। फ़ोन मुझसे छीन लिया गया था, फ़ोन को भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया और मुझसे भी गवाही ली गई। लेकिन ना तो डॉक्टर राजन बच सके, ना ही वो हवलदार बच सका। मेरे खिलाफ सभी गवाह थे। वहाँ जितने लोग थे उन्हें मुझ पर शक था। तभी अदालत में मुझे बताया गया कि रिकॉर्डिंग तो हुई है। उस पुलिस स्टेशन में भी छिपे हुए कैमरे लगाए गए थे। वहाँ डॉक्टर राजन के उस क्लिनिक के अंदर भी कैमरे लगे हुए थे और फुटेज यहाँ पर सबके सामने दिखाई जानी थी। मेरी सांस में सांस आई। आखिर अब तो मैं बच जाऊंगा। किसी और शक्ति से वो चाकू इनके पेट में गड़ा था। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बच जाऊंगा। आखिर लोगों को यकीन होगा ऐसी शक्तियों से ये होता है। सबूत सबके सामने होगा। और जब स्क्रीन पर सब कुछ दिखाया गया तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया था। वहाँ मेरे हाथ से वो 2 कत्ल हुए थे। डॉक्टर राजन के क्लिनिक में किसी और ने हमला किया ही नहीं था। मैंने चाकू उठाया था, मैंने पेट में चाकू मारा था, लेकिन इस तरह की हरकतें मैंने की मुझे पता ही नहीं। मुंह पर हाथ मैंने ही रखा था ताकि वो चीख ना पाए। कैमरे की रिकॉर्डिंग में ये सब हुआ था, लेकिन वहाँ तो ये सब नहीं हुआ था, कुछ और हुआ था। मैं तो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग में मैं अपने हाथ से चाकू घोंप रहा था, घोंपता रहा, मैं चाकू घोंपता रहा। डॉक्टर राजन को मार दिया और पुलिस स्टेशन में भी मैंने ऐसा ही किया था। उस हवलदार के मुंह पर हाथ रखकर मैंने उस चाकू को टेबल से जाकर उठाया। उसकी आंख लगी हुई थी और मैंने उस चाकू को पेट में घोंप दिया। वहाँ फ़ोन में कोई भी कॉल नहीं आई थी, कोई व्हाट्सएप मैसेज ही नहीं आया था। वहाँ टेक्निकल टीम ने भी चेक कर लिया, कभी व्हाट्सएप मैसेज आया ही नहीं, कोई कॉल आई ही नहीं। सब सबूत मेरे खिलाफ थे और मुझे जेल होना बिल्कुल पक्का था। मैं समझ नहीं पाया मेरे साथ क्या घटा था, लेकिन मैं उसी जेल में पहुंचा जहां पर वो तांत्रिक था। इस तांत्रिक का साथी। मुझे उससे पूछना होगा मेरे साथ क्या हुआ, उसका साथी क्यों मेरे पीछे पड़ गया था, वो क्या चाहता था, मैं इस माला को उसे कैसे देता। मैं बस अपने अहंकार में रह गया, उसे हराने के लिए, उसे समझने के लिए, जबकि मुझे छुटकारा पा लेना चाहिए था इस माला को देकर। शायद वो ये माला लेने के लिए आया था। जेल में 2 दिन तक मैं उस तांत्रिक से मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे अलग सेल में रखा गया था और बाहर भी वो मिल नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद जान पहचान निकाल कर मैंने जेलर से बात की और कहा मुझे उससे मिलना है, मुझे सच जानना है। जब मैं उसके सामने आया वो मुस्कुरा रहा था। मेरे गले की माला देखकर भी वो हंस रहा था। मैं भी शर्मिंदा था और माला उतार कर मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो। ये माला मैंने किसी लालच की वजह से नहीं रखी हुई थी, बल्कि उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैं जानता था वो तुम्हारा साथी है, मैं माला दे सकता था, लेकिन मुझे घमंड आ गया था कि मैं बहुत बड़ा पुलिस वाला हूँ, किसी को भी पकड़ सकता हूँ। वो मुझ पर चालाकियाँ दिखाता रहा, जादू टोने से दिखाता रहा, मेरे सामने नहीं आता, मुझे बेवकूफ़ बना जाता, शक्तियों का इस्तेमाल करता, गायब हो जाता। बस मेरा घमंड मुझे रोके हुए था। मैं गलती कर बैठा था। ये माला मैं उसे दे सकता था। ये तुम रख लो, मुझे माफ़ करो, ये माला तुम रख लो। तो जो उस तांत्रिक ने कहा, मेरी आंखें खुली रह गई थी। उसने पूरी सच्चाई मुझे बताई, शुरू से लेकर अंत तक पूरी सच्चाई मुझे बताई। उसने मुझे बताया कि जब मैं गांव में जादू टोना किया करता, लोगों को परेशान करता, क्योंकि मुझे अपनी बराबरी वाला सामने चाहिए था, कोई जो मुझे हरा सके। किसी के पास ऐसी शक्तियां नहीं थी, हर कोई मुझसे हार जाता और मैं लोगों को मार देता। कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत तेज था। तुमने सबूत इकट्ठे कर ही लिए और मुझे यहाँ पर पहुँचा ही दिया। मुझे तुम पर कभी गुस्सा था ही नहीं, ये मत समझो मुझे तुम पर गुस्सा था। और वो माला मैंने अपने साथी के लिए दी थी। तुम्हें पता है मेरा साथी कौन है? मैंने सवाल किया। नहीं, ये गायब तांत्रिक। तो वो तांत्रिक हंसने लगा था। हंसते हंसते उसने कहा, गायब तांत्रिक, तुम जानते हो मेरा साथी कौन है?
तुम हो मेरे साथी, ये माला मैंने तुम्हें दी थी। अपना साथी ही कहा था, तुम समझ नहीं पाए। मैंने कहा था ये माला मेरे साथी को देना, और तुम इसे खुद तक तब तक रखे हुए थे जब तक तुम उस साथी को ढूंढ नहीं पाते। यह है मेरा साथी, तुम मेरे सामने खड़े हो, तुमने भी कत्ल किए हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने वो कत्ल नहीं किए, वो अजीब शक्ति ने किए। वो व्हाट्सएप पर मैसेज किया करता था, कॉल किया करता था। तो तांत्रिक ने कहा वो तुम ही थे। वो किसी को कॉल नहीं हुई, वो व्हाट्सएप मैसेज कभी आया ही नहीं। तुम्हारे दिमाग ने सब कुछ तुम्हें दिखाया, क्योंकि इस माला के जरिए मैंने तुम्हारे अंदर सम्मोहन शक्ति पैदा कर दी थी। तुम भ्रम में जीते रहे कि कोई तुम्हें कह रहा है, कोई तुम्हें बता रहा है। घर के अंदर जो पर्स गायब हुआ था तुमने खुद अपनी जेब में डाला। जब देखा वहां पर्स मौजूद नहीं, तुम बाहर गए, वापिस आए, खुद पर्स रखा, और खुद ही तुम्हारे दिमाग ने कहा उस जादूगर ने रख दिया। हर बातें जो तुम किसी जादूगर, किसी तांत्रिक से कर रहे थे, वो तुम खुद से कर रहे थे। यही है हम तांत्रिकों की शक्ति, तुम्हें ऐसे फंसाया। राजन को भी तुमने मारा, हवलदार को भी तुमने मारा। जब तक इस माला को पहने हुए थे तुम उस शक्ति से बंधे हुए थे। तुम सब कुछ खुद कर रहे थे। मेरे साथी मेरे पास आ गए तुम। मैं बहुत खुश हूँ। मैं ताउम्र इस जेल में रहूँगा और तुम भी ताउम्र मेरे साथी मेरे साथ रहोगे। मैं उसके सामने निराश बैठा था। मुझे पूरी सच्चाई का पता चल गया था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। बस गुस्से में उसे मारने की कोशिश ही कर सकता था। मेरे सामने एक चम्मच पड़ा था। मैंने उस चम्मच को उठाया, भागकर उसकी गर्दन के आर पार करने की कोशिश की। तभी वो सामने से जैसे गायब सा हो गया। वो चम्मच मैंने दीवार से गड़ा दिया था और वो तो बाहर की तरफ चल पड़ा था। मैंने पीछे भागकर उसका गला काटने की कोशिश की उस चम्मच से, लेकिन अचानक मेरे सामने, और मैंने वो चम्मच उसकी गर्दन पर रखा हुआ था। जैसे अब भी वो तांत्रिक मुझे भ्रम दिए जा रहा था। मैं उल्टे ही काम किए जा रहा था और तभी मैंने चम्मच नीचे गिरा दिया। जेलर से माफ़ी मांगी और मुझे मेरे सेल में भेज दिया गया। उसकी हंसी नहीं भूलती। आज भी वो अपने सेल से ऊंची आवाज़ में हंसता है और कहता है, मेरे साथी बता तुझे क्या चाहिए, मैं दिला सकता हूँ। अगर तुझे सम्मोहन विद्या से काबू में कर सकता हूँ तो पूरी जेल के लोगों को कर सकता हूँ। तू जो कहेगा मैं वो करूँगा, लेकिन साथ ही तू मेरा ही बनकर रहेगा। बता, भागना है जेल से? आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? उसने मुझे फंसा रखा है। क्या मैं उसका साथी हूँ? क्या मुझे उसकी बात माननी चाहिए?